चलो बच्चों शुरू करें फिर। आज की हमारी क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक्टिविटी रेशो किसे हम कहते हैं, जिसे एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो भी हम कहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी रेशो हो या टर्नओवर रेशो, तो इसमें हम लोगों ने कौन कौन सी रेशो सीखनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब यह है कि कोई बिजनेस अपने स्टॉक को कितने टाइम में उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच देता है। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो का मतलब यह है कि कितने टाइम में हमारे डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रेडिट टर्नओवर रेशो, कितने टाइम में हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं। तो यानी कि हमें अपनी हमारी जो एक्टिविटीज है जिसमें डेटर्स डीटीआर निकाला जाएगा, सीटीआर निकाला जाएगा, एसटीआर निकाला जाएगा, तो इन तीन रेशो के अंदर हमारा मेन कंसेप्ट इन रेशोज को निकालने का ये रहता है कि हमें कितना समय लगता है, इस बिजनेस को कितना समय लगता है डेटर्स को टर्न करने में इनटू कैश, क्रेडिटर्स को टर्न करने में इनटू कैश, स्टॉक को टर्न करने में इनटू गुड्स। ठीक है, अब हमसे कोई पूछे कि सर इसकी आइडल रेशो क्या है, तो इसकी भी कोई आइडल रेशो नहीं है। जितना अच्छा हमारा एसटीआर होगा, इसका मतलब हम उतनी जल्दी स्टॉक को कन्वर्ट करके बेच रहे हैं। तो अगर किसी कंपनी का एसटीआर अच्छा है तो हम लो मार्जिन पर भी अपने गुड्स को बेच सकते हैं। अगर हम जल्दी हमारा एसटीआर अच्छा है तो हम अपने लो प्रॉफिट पर भी गुड्स को मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो एसटीआर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है देखें, तो दिस रेशो मेजर द एफिशिएंसी एंड रैपिडिटी। और रैपिडिटी का मतलब ये हुआ कि कितनी बार आप अपने रिसोर्सेज को कितनी जल्दी आप कन्वर्ट कर देते हो इनटू नए कंसेप्ट, यानी कि डेटर्स को कन्वर्ट कर देना कैश में, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देना। तो पहला हमारा बच्चों ये है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉक्स, विद एवरेज स्टॉक, कि आपके पूरे साल का एवरेज स्टॉक क्या था। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालने के लिए आपने कॉस्ट को एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर देना है। कॉस्ट को एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर देना है। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या है? एवरेज स्टॉक का मतलब है कि आपकी कंपनी का जो ओपनिंग स्टॉक था वो ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक था वो ले लिया, एंड दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। एवरेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एवरेज निकाल दी। ठीक है, फिर है एवरेज एज ऑफ स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से तो हमारा एसटीआर मिल जाएगा। अब एवरेज एज ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है कि कितने दिनों में स्टॉक फिनिश गुड्स बनके मार्केट में बिक जाता है। तो उसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय एसटीआर। अगर डेज हो तो आपने डेज ले लेना है, इसकी जगह अगर मंथ हो तो आप मंथ भी ले सकते हो, और अगर वीक्स हो तो आप वीक्स भी ले सकते हो। वीक्स लेने होंगे तो आप 52 वीक्स लोगे, मंथ लेने होंगे तो ऑब्वियस है 12 मंथ लोगे, और डेज लेने होंगे तो आप 365 डेज लोगे। तो अगर आप 365 डेज को एसटीआर से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ डेज में, कि जैसे मान लो आ गया 73 आ गया, तो मतलब ये है कि 73 डेज में आपका स्टॉक कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप मंथ यानी कि 12 को एसटीआर से डिवाइड करोगे तो वो आपका मंथ में आएगा, और अगर आप वीक्स को डिवाइड करोगे, 52 को एसटीआर से डिवाइड करोगे तो आपका वीक्स में आएगा कि इतने हफ्ते में हमारा जो स्टॉक है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली चीज समझ में आ गई, चलो बढ़िया। तो अगला पार्ट देखें बच्चों। अब इसमें उसने बोला, कहता अगर स्टॉक एट द बिगिनिंग 10,000 है, यानी कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, और स्टॉक एट द एंड 20,000 है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। परचेजेस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, हमें एसटीआर निकालना है। एसटीआर का फॉर्मूला होता है कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो अगर आप कॉक्स को एवरेज स्टॉक से डिवाइड करोगे तो आपको एसटीआर मिल जाएगा।
अब कॉक्स के ना हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। नंबर 1, या तो आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, इफ डेटा अवेलेबल, इफ दिस टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल इन द क्वेश्चन, तो आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। या फिर कॉस्ट निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस आपने ऐड करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने ऐड करना है, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, तो आपको मिलेगा कॉक्स। कॉक्स का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितने का सामान हमने बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप कॉक्स ही निकाल लो। तो कॉक्स निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक में आपने परचेजेस को ऐड करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। तो ये सब करने के बाद आपको मिलेगा कॉक्स। ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक आ गया। परचेजेस कितनी? 40,000 रुपीज की परचेज आ गई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि वेजेस आ गया 6,000 रुपीज का। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड इज 20,000। तो 10 में 40 ऐड किया, 50 में 6 ऐड किया, 56, और 20,000 को माइनस किया तो आपको मिलता है 36,000। तो कॉक्स की जगह आप रखोगे 36,000। कोई डाउट यहां तक? अब हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ओपनिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 15,000। तो ये आया बच्चों 15,000। तो 36,000 को 15,000 से डिवाइड करने पर जो भी हमें मिलता है वही हमारा आंसर है। तो 36 डिवाइड बाय 15, आंसर है 2.4। तो 2.4 हमारा टाइम्स है। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 19,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 41,000, सेल्स दे रखी है 4,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20% ऑन सेल्स। कैलकुलेट एसटीआर एंड एवरेज एज ऑफ स्टॉक। एवरेज एज ऑफ स्टॉक, और आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपने कॉक्स को एवरेज स्टॉक से डिवाइड करना है। तो हमारे पास एक कॉक्स का फॉर्मूला है कि अगर हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमें कॉक्स मिलती है। सेल्स कितनी दे रखी है यहां पर? 4,20,000 रुपीज। आपने यहां पर लिख देना 4,20,000 रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, तो 20% ऑफ सेल्स, तो 4,20,000 रुपीज। ये 2 जीरो कट कर दिया हमने, तो 4,20,000 में से अगर हम 84,000 को माइनस करें तो कितना आ रहा है भाई? 1, 2, 3, 3,36,000 रुपीज आया हमारा कॉक्स। तो आपने कॉक्स की जगह लिखना है 3,36,000 रुपीज। फिर आएगा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए ये आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है।
तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक को डिवाइड करके प्लस करके 2 से आपने डिवाइड करना है। तो 19,000 प्लस 41,000 डिवाइड बाय 2, आंसर आ रहा है 20,000। तो आपने एवरेज स्टॉक की जगह लिखना है 20,000। तो ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा एवरेज स्टॉक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से कटिंग कर लो, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा, और 16.8 टाइम आपका आ रहा है STR। फिर उसने इस क्वेश्चन के साथ एक चीज और बोली है कि आपको एवरेज एज ऑफ स्टॉक निकालना है। एवरेज एज ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में स्टॉक की एज कितनी है, हमारे बिजनेस में स्टॉक की एज कितनी है। एज का मतलब कब पैदा हुआ, कब मर गया, तो कब आया और कब चला गया। हमारे बिजनेस में एवरेज एज ऑफ स्टॉक क्या है, तो वो निकालने के लिए आपने क्या करना है, डेज ले लिए 365, इसका फॉर्मूला है डेज ले लो और उसको STR या ITR से डिवाइड कर दो। तो डेज है 365, STR आया 16.8 और 365 को डिवाइड करो 16.8 से, आंसर आ रहा है 21.7। तो 21.7 जिसे आप राउंड ऑफ करके बोलोगे कि 22 दिन लगते हैं। हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल आता है, 22 दिन लगते हैं कि हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके अपने बिजनेस से भेज देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कैश सेल्स है 4 लाख, क्रेडिट सेल्स है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, STR है 4 टाइम्स। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, 4 क्वेश्चन है ये आपके सामने। फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक, नहीं सॉरी, आपको दोनों में ही ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है चारों केसेस के अंदर। और फर्स्ट केस में बता रखा है क्लोजिंग स्टॉक वाज 70,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। चलो पार्ट 1 शुरू करें। पार्ट 1, STR दे रखा है 4, STR है 4। STR का फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन एवरेज। आप ना STR कहीं देखोगे नहीं, मेरे को ना हैबिट पड़ी हुई है STR लिखने की। अब आपको जब भी नजर आएगा आपको ITR नजर आएगा। स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं ना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए बोला जाएगा। मेरे को थोड़ा STR की हैबिट है। तो इसका फॉर्मूला हुआ कॉस्ट अपॉन एवरेज स्टॉक। अब आप इस क्वेश्चन में देखो कॉस्ट कितनी है, पता लग रही है कुछ, कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट निकालने के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, या तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेजेस को ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। क्या ये डेटा दे रखा है, परचेजेस दे रखी है, नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नहीं है, तो ये वाला तो नहीं है। दूसरा कॉस्ट निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, दूसरा कॉस्ट निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। तो कॉस्ट निकालने के लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। सेल कितनी है आपकी टोटल, 6 लाख, 1 2 3 4 5, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1 लाख, 1 2 3 4 5। तो कॉस्ट आपको मिल रहा है 5 लाख, तो आपने यहां पे रखना है 5 लाख रुपीस। क्लियर है? हाँ जी, एएस एवरेज स्टॉक है, तो एएस है एवरेज स्टॉक। एएस का मतलब है एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब ए केस के अंदर उसने क्या बोला है, कहता है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 70,000 ज्यादा है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को जो बाद में दिया होता है ना उसको एक्स मानते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 70,000 ज्यादा है, तो जो बाद में दिया ना ओपनिंग स्टॉक उसको मान लो एक्स। ये आया ओपनिंग स्टॉक,
तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 70,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा x प्लस 70,000 रुपीज। ये आया ओपनिंग स्टॉक, ये आया क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को पकड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गई मेरी एवरेज स्टॉक, हाँ या ना? तो ये है आपका कॉक्स, ये है आपकी एवरेज स्टॉक, विच इज इक्वल टू 4, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 लाख, 1 2 3 4 5 एज इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, ये पूरा ऊपर चला जाएगा और रास्ते में आते आते इन्हें प्लस कर दो, तो 2x प्लस 70,000 डिवाइड बाय 2, ये कटिंग कर लो, 2 आ गया, इसकी कटिंग कर लो, 2,50,000 आ गया, तो 2,50,000 में से 70,000 को माइनस करो तो आपको मिलता है 2x, कितना आ रहा है? 1,80,000, 1,80,000 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आई है 90,000। क्लियर? x को हमने किसे माना था? x हमने माना था ओपनिंग स्टॉक को, तो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक आया वो आया 90,000 रुपीज, और जो क्लोजिंग स्टॉक आया उसमें 70,000 को जोड़ दो तो 1,60,000 रुपए आता है। तो ये आपका हो गया ए पार्ट। कॉक्स का दूसरा फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, मैं लिखवा चुका हूं वैसे तुम्हारे आने से पहले। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है बच्चों बी पार्ट। बी पार्ट में क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक वॉज 4 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग, यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा x है तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 4x है। फिर से STR का जो फॉर्मूला है ITR, कॉक्स अपॉन में एवरेज स्टॉक, STR है 4, कॉक्स हमारा निकला था 5 लाख, कॉक्स हमारा निकला था 5 लाख, एवरेज स्टॉक इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, आगे क्या करोगे आप? 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5x बाई 2 से, दिस इज इक्वल टू 5 लाख, और x की वैल्यू आई है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 10, ये कैंसिल हुआ, तो x आपका आया 50,000 रुपीज। कोई डाउट है यहां तक? x मैंने किसे माना है? x मैंने माना है बिगिनिंग वाले को, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हो गया 50,000 रुपीज, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया उसका 4 गुना 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, ये हो गया बी पार्ट। आगे बढ़े, सी पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक। सी पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक को हमने x माना तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2 टाइम्स मोर देन, जितना था उससे 2 गुना ज्यादा। 2 टाइम्स नहीं बोल रहा वो, 2 टाइम्स बोलता तो मैं सिर्फ 2x लिखता, उसने बोला 2 टाइम्स मोर देन इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में x है, उससे उसी का 2 गुना ज्यादा, तो ये आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 3x, और फिर एवरेज स्टॉक निकलेगी 3 और 1 4 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 2x। फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकाल दोगे। डी पार्ट, डी पार्ट में कहता है ओपनिंग स्टॉक एज 1/3 ऑफ स्टॉक एट द एंड, तो एट द एंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को आप x मानोगे, ओपनिंग स्टॉक इसका 1/4 आ जाएगा, और फिर आपको एवरेज स्टॉक निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 4 + 1 5x/8,
तो एवरेज स्टॉक की जगह ये लिखोगे और फिर इसकी कैलकुलेशन करोगे, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम। ठीक है, लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम। इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक, दिस इज इक्वल टू 5। फिर कहता है इन्वेंट्री एट द एंड इज ₹5,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग वाली यानी कि ओपनिंग स्टॉक को अगर मैं x मान लूं तो क्लोजिंग स्टॉक उसने क्या बोला है, 5,000 ज्यादा। तो x में 5,000 रुपीज को ऐड कर दो। अब कॉक्स की जगह, अभी कॉक्स मेरे पास निकला नहीं है। फिर वो कहता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब होता है सेल्स। ऑल क्रेडिट, क्रेडिट सेल दे रखी है 2 लाख, 1 2 3 4 5, और ग्रॉस प्रॉफिट है 1/4 ऑन क्रेडिट। अच्छा देखो, अगर सिर्फ क्रेडिट सेल दे रखी है तो इसका मतलब उस बिजनेस की जो टोटल सेल है वो क्रेडिट सेल ही है। अगर सिर्फ कैश सेल दे रखी है तो वही टोटल सेल्स है। अगर दोनों दे रखा है तो दोनों को ऐड कर देना, या फिर कुछ क्रेडिट सेल देने के बाद कैश सेल निकालने के लिए उसने कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा। अगर कोई रिलेशन नहीं दिया है तो यही हमारी क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल यही हमारी टोटल सेल है। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है 1/4, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 लाख का 1/4 विच इज इक्वल टू 50,000, 50,000 रुपीज आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉक्स क्या निकलेगा, कॉक्स का फॉर्मूला है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, आंसर आया 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज आया। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दो। कॉक्स की जगह 1,50,000, एवरेज स्टॉक की जगह x प्लस 5,000 डिवाइड बाय 2, एवरेज स्टॉक निकालने के लिए। हाँ जी, अरे हाँ, ओपनिंग स्टॉक तो हमने ऐड ही नहीं करा। ठीक है, इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1,50,000 यही रहेगा, इसको उड़ाओ ऊपर तो 5, 1x और 1x आते आते ऐड कर दो, 2x प्लस 5,000 रुपीज डिवाइड बाय 2, कटिंग करो भाई, यह आ गया 30, 2 यहां पर आ गया 60,000, 60 में से 5 को माइनस कर दो, दिस इज इक्वल टू 2x, 55,000 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आ रही है 27,500 रुपीज। अब हमने x किसको माना था, ओपनिंग स्टॉक को। क्या निकालने के लिए बोला उसने कॉक्स निकालने के लिए बोला, हो गया। उसने ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए बोला है x यानी कि 27,500 हो गया। उसने क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोला है, क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 ऐड कर दो, 27,500 में 5,000 ऐड कर दो तो 32,500 ये भी हो गया। अब उसने बोला क्विक एसेट और करंट एसेट। अब यहां पर देखो क्विक रेशो दे रखी है, क्विक रेशो दे रखी है 0.75, इसे उठा के ले आओ यहां पर। क्विक रेशो इज 0.75। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज 0.75। करंट लायबिलिटीज दे रखी है 60,000, तो क्विक एसेट्स अपॉन में 60,000 रुपीज इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, तो 0.75 को मल्टीप्लाई करो 60,000 से, आपको मिलता है 45,000। क्विक एसेट्स मिला 45,000 रुपीज। कोई डाउट है यहां तक? क्विक एसेट्स भी आ गया 45,000 रुपीज। अब उसने बोला करंट एसेट बताओ, तो क्विक एसेट में क्या जोड़ते हैं कि करंट एसेट आ जाता है?
पास्ट, पास्ट में से कुछ भी आपको क्वेश्चन में दिखे, है ना, तो आपने वो जोड़ देना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ देना है, अक्रूड इनकम जोड़ देनी है, स्टॉक जोड़ देना है, टैक्स पेड इन एडवांस जोड़ देना है। तो अभी यहां पर सिर्फ एक ही चीज है, स्टॉक। अब कौन सा स्टॉक ऐड करोगे, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग, क्लोजिंग ऐड करोगे। ओपनिंग तो पुरानी बात हो गई, वो तो साल का स्टार्टिंग था, वो थोड़ी ना ऐड करेंगे। तो 45,000 में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करोगे आप। ये क्विक एसेट है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो कितना हो गया? 77,500 इज करंट एसेट। इजी, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, स्टॉक टर्नओवर रेशो के बाद अब है डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर के बाद क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड, फिर एवरेज पेमेंट पीरियड। डेटर टर्नओवर रेशो का मतलब कितनी जल्दी जल्दी हमारे डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो निकालने के लिए आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। अब डेटर किससे रिलेटेड होता है बच्चों? किससे रिलेटेड होता है? क्रेडिट सेल से, यस और नो? तो अगर हम नेट क्रेडिट सेल को, अगर हम नेट क्रेडिट सेल्स को डिवाइड कर दें एवरेज रिसीवेबल से, एवरेज रिसीवेबल से डिवाइड कर दें, तो हमें मिलता है DTR। नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब है सेल्स में से रिटर्न्स को माइनस करो, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स। और एवरेज रिसीवेबल का मतलब है कि ओपनिंग डेटर्स प्लस BR में ऐड करना है क्लोजिंग डेटर्स प्लस BR एंड उसको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या निकलेगा हमारा? हमारा निकलेगा एवरेज रिसीवेबल्स, AR। रिसीवेबल्स का मतलब मार्केट से कितना पैसा लेना है, एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। फिर उसने बोला एवरेज कलेक्शन पीरियड, ACP। तो आप क्या करोगे, जो डेज है, डेज को DTR से डिवाइड कर दो। अगर डेज से नहीं करना चाहते या क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप मंथ को DTR से डिवाइड कर दो। और अगर उसने हफ्तों में पूछा है तो वीक को DTR से डिवाइड कर दो। अब एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, दिन होते हैं तो 365 होते हैं, और वीक होते हैं तो 52 होते हैं। क्लियर? तो आपका निकलेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ऐसे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर किससे रिलेटेड है? परचेज से। तो नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज को आप किससे डिवाइड करोगे? एवरेज पेबल से डिवाइड करोगे। एवरेज पेबल का मतलब क्या हुआ? एवरेज पेबल हुआ ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो हमने पेमेंट करनी है, या फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और जो बिल्स पेबल है उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। और अगर वो एवरेज पेमेंट पीरियड की बात करें APP, तो फिर से अगर आपने 365 को CTR से डिवाइड किया तो आपको डेज में एवरेज पेमेंट मेथड मिल जाएगा। अगर आपने 12 को CTR से डिवाइड किया तो आपको मंथ में एवरेज पेमेंट मिल जाएगा। अगर आपने 52 को CTR से डिवाइड किया तो आपको वीक्स में एवरेज पेमेंट पीरियड मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलें। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इसलिए होती है कि दिस रेशो रिवील्स एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल
मतलब हमारी जो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल है वो अच्छे तरीके से बिजनेस में यूज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो बच्चों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के अंदर आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में WCTR नेट सेल्स को वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देना। ठीक है, सबके फॉर्मूलेज मिलते जुलते हैं, है ना। जब उसने बोला डेटर टर्नओवर रेशो, तो डेटर टर्नओवर रेशो में क्या आ गया, क्रेडिट सेल आ गया। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में क्या आ गया, क्रेडिट परचेज आ गया। वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो में क्या आ गया, खुद वर्किंग कैपिटल उठ के आ गई। और दिस इज द क्वेश्चन बच्चों से ना कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेशो है कि अगर नेट सेल्स अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह कॉक्स भी यूज किया जा सकता है, वो यही वाली है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में अगर आपको सेल्स अवेलेबल ना हो तो आप उसमें कॉक्स भी लगा सकते हो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा फाइंड DTR एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो मैं पहले यहीं पर ध्यान देता हूं, DTR निकालना है। DTR का जो फॉर्मूला है, DTR का जो फॉर्मूला है वो क्या है, DTR का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल, कि हमने टोटल सेल कितनी की है उधार पर और कितना पैसा मुझे रिसीव करना है, एवरेज उसकी, एवरेज रिसीवेबल्स। ढूंढो इसमें क्रेडिट सेल्स कितनी है। यहां पे लिखा है टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है 2,25,000 और जो कैश सेल्स है वो टोटल सेल का 20% है। तो क्रेडिट सेल कितनी हुई, अगर 20% कैश है तो क्रेडिट सेल कितनी हुई 80%। तो 80% ऑफ 2,25,000। तो एक जीरो से इसे उड़ा दो, एक जीरो से इसे उड़ा दो, 1,80,000 रुपए। चलो जी, आधा काम खत्म हो गया। 1,80,000 रुपीज हमें मिल गया नेट क्रेडिट सेल्स। अब मुझे चाहिए एवरेज रिसीवेबल, जिसका फॉर्मूला है कि ओपनिंग डेटर्स और बीआर को क्लोजिंग डेटर्स और बीआर में प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। इफ बोथ बैलेंसेस आर अवेलेबल देन तो आप ये करोगे। लेकिन अगर सिर्फ ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, सिर्फ ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, तो वही क्लोजिंग भी मान लिया जाएगा और उसकी एवरेज निकाल लेंगे। और अगर क्लोजिंग दिया हुआ है तो वही ओपनिंग भी मान लिया जाएगा और उसकी एवरेज निकाल लेंगे। कुल मिला के अगर सिर्फ ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है तो वही क्लोजिंग डेटर्स है, वही एवरेज है। अगर ओपनिंग दिया हुआ है तो वही क्लोजिंग है, वही एवरेज है। और अगर क्लोजिंग दिया हुआ है तो वही ओपनिंग है, वही एवरेज है। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है। अब ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 8,000 और ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 12,000। तो दोनों की एवरेज 12 और 8 20 और 20 का आधा 10,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, आंसर आया 18 टाइम्स। जितना बड़ा ये DTR आएगा उतना ही अच्छा है कंपनी के लिए। यानी कि क्योंकि अभी हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए बोला उसने, ये रहा एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए 365 को, अच्छा इसमें और भी क्या आता है, 12 आता है, 12 कर देते हैं। 12 को, 12 मतलब 12 मंथ को 18 से डिवाइड कर दो। तो 12 मंथ को 18 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2/3। तो 2/3 मंथ। अब 2/3 मंथ डेज में करोगे तो और भी चलो बढ़िया है, बट एवर वो आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन ना किया गया। तो 2/3 मंथ आ गया। और इसको डेज में कन्वर्ट करना हो तो, मंथ को डेज में कन्वर्ट करना हो तो आप
30 से मल्टीप्लाई कर देना, 30 से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा था। तो बच्चों समझ में आ गया। अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या था, जितना बड़ा डीटीआर होगा उतना बड़ा डेनोमिनेटर होगा, जितना बड़ा डेनोमिनेटर होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड उतना छोटा आएगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना छोटा आएगा उतना कंपनी के लिए बेटर है। समझ रहे हो? आगे बढ़े। फिर उसने कुछ और पूछा, बस यही पूछा था, हो गया। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए बोला है। ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए बोला है। अगर डीटीआर 4 है, आ जाओ यहां पर, डीटीआर दे रखा है 4, इसका फॉर्मूला हुआ क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू 4। हां जी, कुछ दे रखा है देखें, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20%। जब भी ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी हो, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे भी निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट जैसे बोला जाए ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट, ये भी हो सकता है। बोला जाए ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, ये भी हो सकता है। लेकिन जब बोला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो वो सिर्फ सेल्स पर होती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की जो कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ सेल्स पर होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% बोला जाएगा, तो इसका मतलब ये सेल्स पर हमारी ग्रॉस प्रॉफिट है। चलो, कॉस्ट दे रखा है 6,40,000। देखो, इन दोनों चीजों से हमें सेल मिलेगी, ये ध्यान से देखना। अब आप लेट सेल इज एक्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 20% ऑफ एक्स, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर है। तो अगर मैंने सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया, व्हाट आई गेट? कॉस्ट। सेल हमारे पास है x, कटिंग करके ये आया 1/5x। दिस इज इक्वल टू कॉक्स जो दे रखी है 6,40,000 रुपीज। 5 - 1 4/5x, दिस इज इक्वल टू 6,40,000 रुपीज। कटिंग करने पर 1,60,000 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आ गया 8 लाख रुपए। तो टोटल सेल्स आई है 8 लाख रुपीज। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? अब वो कहते हैं जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। इसको लिखने का मतलब है कुछ इस प्रकार, और इसका मतलब होता है 100/3%, और इसका मतलब होता है 1/3। तो आज के बाद कभी भी ये देखो लिखा हुआ, ये देखो तो आपने सीधा 1/3 कर देना है। तो कहते हैं जो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 1/3 ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू। क्रेडिट रिवेन्यू का 1/3 है कैश रिवेन्यू। अब हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट रिवेन्यू को y मानने वाले हैं। तो कैश रिवेन्यू कितना है? 1/3 ऑफ y, यस और नो? तो ये हो गया कैश रिवेन्यू। क्रेडिट रिवेन्यू है y, कैश रिवेन्यू और क्रेडिट रिवेन्यू को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा सेल्स। कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स। अब इसका एलसीएम ले लो। 1y प्लस 3y इज इक्वल टू 8 लाख। 3 और 1 y कितना हो गया? 4y हो गया। 4y हो गया। 4y/3 8 लाख हो गया। तो y की वैल्यू आ गई है 6 लाख रुपए। अब ये y क्या था? y था क्रेडिट सेल, जो मेरे को चाहिए। आ जाओ वापस यहां पे। आ
जाओ वापस यहां पे वैल्यू डालो, क्रेडिट सेल की जगह डालो 6 लाख, 1 2 3 4 5, इस 4 को ले आओ नीचे, एवरेज स्टॉक को ले जाओ ऊपर, तो एवरेज स्टॉक आ गया कितना 1,50,000, 1,50,000 इज एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक नहीं, सॉरी, एवरेज रिसीवेबल, दिस इज एवरेज रिसीवेबल। अब एवरेज रिसीवेबल के लिए उसने फिर यहां पे कुछ बोला है, कहता क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग वाले से 20,000 ज्यादा थे, ओपनिंग वाले को मैंने माना Z, तो क्लोजिंग ओपनिंग से 20,000 ज्यादा थे, तो यहां पर आएगा 20,000 प्लस Z। ये कौन सा हो गया, बिगिनिंग वाले को मैंने Z माना है, ये क्लोजिंग वाला हो गया, इसकी होगी एवरेज, समझ गए, ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, आ गई एवरेज, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3,20,000 2Z, 20,000 यहां पर आ जाएगा, 3 लाख में से 20,000 गए, 2,80,000 डिवाइड बाय 2 Z, आंसर आया 1,90,000, तो Z की वैल्यू आई है 1,90,000 रुपीज। 40 है नीचे, अरे हाँ यार ये क्या कर रहा हूं मैं, दिस इज 1,40,000 रुपीज। क्या पूछा था उसने स्टार्टिंग में, ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स। हमारे ओपनिंग डेटर्स आए हैं 140 और क्लोजिंग डेटर्स आए हैं, क्या जोड़ना है, 20 जोड़ना है, तो 1,60,000। क्लियर, मैथमेटिक्स लग रही है, अकाउंट्स तो लग भी नहीं रही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको इतनी सारी चीजें निकालनी है। आपको सबसे पहले निकालना है DTR। DTR का फॉर्मूला क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। फिर कहता है आपको निकालना है CTR। CTR का फॉर्मूला क्रेडिट परचेज को डिवाइड करना है एवरेज पेबल से। फिर क्या निकालने के लिए बोला, फिर कहता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए 365 डेज को DTR से डिवाइड कर दो, और फिर बोला एवरेज पेमेंट पीरियड, ये निकालने के लिए 365 को CTR से डिवाइड कर दो। हाँ जी, आसान है। चलो देखें जरा, क्रेडिट सेल देखो मिल रही है क्या कहीं पर, यहां पर सिर्फ सेल्स दे रखी है 5 लाख। ओ भाई साहब, ये तो मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। देखो परचेज हमारी 315 सेल 5,25,000 करो, इसे कट करो। अच्छा 54 लाख के डेटर्स है, 20 लाख के क्रेडिटर्स है। बिल्स पेबल 5 है, रिसीवेबल 6 लाख है, परचेज 3,15,000 है। बहुत ज्यादा यार, चलो लेकिन मैं काट रहा हूं इसे यार, लिखने में मुझे बड़ी दिक्कत होगी। आप क्या है तो आप लिख लेना, तो हम ये कर रहे हैं, और इसको भी हम, चलो इसको लिखे रहने तो देखी जाएगी, जो डेटा बन गया इसी हिसाब से हम कर देते हैं। सेल्स लिखी हुई है 5,25,000 और डेटर्स हो जाएंगे 54 लाख रुपए, ये तो ज्यादा ही, जो चलो यार जो लिखा वही करते हैं, छोड़ो यार, जो लिखा वही करते हैं, छोड़ो। बच्चों सेल्स लिखी है 5,25,00,000 रुपए और कुछ नहीं लिखा, ना कैश सेल के बारे में बात है, ना क्रेडिट सेल के बारे में बात है,
तो इसी को क्रेडिट सेल एज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, तो 5 करोड़ 25 लाख हो गया एवरेज रिसीवेबल्स। तो यहां पर एवरेज रिसीवेबल्स में कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग नहीं लिखा हुआ, तो यही हमारा एवरेज रिसीवेबल होगा। तो एवरेज डेटर्स में आएगा 54 लाख, रिसीवेबल में आएगा 6 लाख, टोटल हो गया 60 लाख। तो 60 लाख ही आएगा हमारा। ठीक है जी, तो क्रेडिट सेल हो गई अपॉन में एवरेज रिसीवेबल हो गया। टोटल करो, कटिंग करो, 5 जीरो से ये कटी, 5 जीरो से ये कटा, और 525 को डिवाइड करो 60 से, तो आ रहा है 8.75। पूरा 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 तो नहीं कट सकता, 8.75। चलो ठीक है, 8.75 आ गया, पूरा पूरा कट गया। अब हमें निकालना है कलेक्शन पीरियड, तो 365 को 8.75 से डिवाइड कर दो। तो 365 को जब आप 8.75 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 41 डेज। 41.7 आ रहा है ना, तो इसको बोला जाएगा 42 डेज। ठीक है, ऐसी एवरेज सीटीआर पे आ जाओ। इसमें क्रेडिट परचेज चाहिए, परचेज दे रखी है मात्र 3,15,000, 3,15,000। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ जरूर है, तो जो डेटा दे रखा है वही उसी के हिसाब से इसको सॉल्व कर देते हैं। नीचे आएगा एवरेज पेबल। एवरेज पेबल में बिल्स पेबल लेना है और आपको क्रेडिटर्स लेना है। तो 20/5 25 लाख आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख देना 25 लाख रुपीस। क्या कर दे? सही कह रहा है, तो 3 करोड़ 15 लाख कर देते हैं। तो इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, 3 करोड़ 15 लाख कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से 5 जीरो से 5 जीरो गया, और 315 को आपने डिवाइड करना है, 315 को डिवाइड करना है 25 से। आंसर आ रहा है 12.6। और फिर 365 को अगर 12.6 से डिवाइड किया तो आपका मिलता है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो 365 डिवाइड बाय 12.6, तो आपका टोटल आएगा 29 डेज। क्लियर है बच्चों? अब आई थिंक एसटीआर, डीटीआर और सीटीआर में कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। कहता है आपने सेल्स निकालनी है, कॉस्ट निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है, करंट एसेट्स निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग जो भी अवेलेबल है। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं, जिसमें हमें कुछ रेशोज दे रखी होती है और हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, करंट एसेट्स, ऐसी चीजें निकालने के लिए बोला जाए। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी? जो रेशो दे रखी है उसी को उठा लो आप। तो डीटीआर आपको दे रखा है, आप उसी को उठा लोगे आप। तो डीटीआर है हमारे पास 4, और क्या दे रखा है? कैपिटल टर्नओवर रेशो। कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इन केस नेट सेल्स इज नॉट अवेलेबल तो उसके बाद आप कॉक्स ले सकते हो, इफ नॉट अवेलेबल। बस चलो शुरू करते हैं। डीटीआर का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय
एवरेज रिसीवेबल विच इज इक्वल टू 4। डेटर्स में रिसीव करते हैं, क्रेडिटर्स में पे करते हैं। तो रिसीवेबल हमारे पास करंट लायबिलिटीज है 5000, एवरेज डेटर्स है 1,80,000 रुपीज। एवरेज डेटर्स मुझे मिल गया, तो नेट क्रेडिट सेल एवरेज डेटर्स हमें मिल गया 1,80,000 रुपीज। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्रेडिट सेल 7,20,000। हाँ जी, मिल गया क्रेडिट सेल। आगे बढ़े, अब यहां पे लिखा हुआ है जो कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स 25% है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, टोटल सेल्स का 25%, टोटल सेल्स का 25%। लेट टोटल सेल इज इक्वल टू वाई, और इस y का 25% कैश सेल के इक्वल है ना बच्चों? लेकिन हमारे पास तो क्रेडिट सेल है यार, इसको ठीक करो। 25% अगर कैश सेल्स है तो 75% क्या होगा? क्रेडिट सेल होगा। अगर 25% कैश है तो 75% क्रेडिट हुआ। क्रेडिट सेल हम निकाल चुके हैं 7,20,000, तो 75% ऑफ वाई 7,20,000 कितना आएगा? 7,20,000 नीचे, 75 ऊपर और 100 नीचे, ऊपर सॉरी 4, और यहां पर आ गया 3। किससे कटिंग होगी ये? 3 2 द 6, 3 4 द 2,10,80,000 आ गया। 2,40,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 9,60,000 रुपीज आपकी आ गई टोटल सेल्स। टोटल सेल्स आ गई 9,60,000 रुपए। नेट सेल्स की जगह डाल दो यहां पर 9,60,000 रुपीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। WCTR दे रखा है 8, इसकी जगह 8 रख दिया। 8 मल्टीप्लाई CA माइनस CL। CL दे रखा है 5,000 रुपए, CL दे रखा है 5,000 रुपीज, और ये आया 9,60,000। मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, जो मिले जा रहा है मैं करे जा रहा हूं, अपने आप आंसर आ जाएगा देखना। तो 8 से डिवाइड कर लो, 8 को नीचे ले जाओ, CA यह आएगा 1,20,000, इसमें 5,000 ऐड कर दो तो आपको करंट एसेट्स मिल गया। कितना कुछ तो मिल गया हमें। अब क्या क्या निकालना है? उसने बोला सबसे पहले सेल्स निकालो, सेल्स निकालो। सेल्स निकल गई है 9,60,000 रुपए, हाँ या ना? सेल्स निकल गई है 9,60,000 रुपीज। उसने बोला कॉक्स निकालो, अभी वो निकालेंगे, कॉक्स नहीं निकली। वर्किंग कैपिटल निकालो, वर्किंग कैपिटल निकाल देते हैं। वर्किंग कैपिटल निकलती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है 1,25,000, 1,25,000। करंट लायबिलिटीज है 5,000, तो आंसर आ रहा है 1,20,000। वर्किंग कैपिटल निकल गई, करंट एसेट्स निकल गया, सेल्स निकल गई, क्या रह गया? कॉस्ट। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, अभी चेक कर लो यहां तक। ओके, अब निकालनी है कॉक्स। अच्छा, मुझे कुछ चाहिए होगा, अभी नहीं मैं मिटा रहा। कॉक्स यहां पर क्या लिखा है? कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज, वही लिखा हुआ है, इसका मतलब है 33 1/3%, यानी कि 1/3। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोला हुआ है, तो उसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स का 1/3 इज ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है? 9,60,000, तो 9,60,000 का 9,60,000 का 9,60,000 का 1/3 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट।
कटिंग करके आ गया 3,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई बच्चों 3,20,000। कोई डाउट यहां तक? उसने बोला था कॉक्स बताओ, तो कॉक्स कैसे निकलती है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स था हमारा 9,60,000, कॉक्स ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 3,20,000, आंसर आया 6,40,000 इज माई आंसर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी रेशियो सारी खत्म। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रेशियो करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, कितने नंबर का आता है उसके लिए आप सिर्फ 4 नंबर का